हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हमारी क्विज फटाफट सीरीज में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड क्विज सॉल्व करने वाले हैं। क्विज फटाफट सीरीज में हम छोटे और इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनको आपके एनसीईआरटी बुक से बनाया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने में बहुत इजी लगेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट के बेसिस पर बनाए जाते हैं। तो ध्यान से आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो उसे आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं, फिर अपनी एनसीईआरटी बुक में उस पॉइंट को हाईलाइट करें और जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या आप इंस्टाग्राम में हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारा आज का जो क्विज है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। यहाँ क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में तीन नेमिंग ए बी और सी, ये तीनों नेमिंग के नाम नहीं दिए हुए हैं। आपको ऑप्शन देख करके इन्हें पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है ए वेजिटेटिव न्यूक्लियस, बी इंटाइन, सी जर्मपोर। बी ऑप्शन है ए जर्मपोर, बी इंटाइन, सी इंटाइन वेजिटेटिव न्यूक्लियस। सी है ए जर्मपोर, बी इंटाइन, सी वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और डी है ए इंटाइन, बी जर्मपोर और सी वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो बच्चों ये जो डायग्राम है ये है एक पॉलन ग्रेन का डायग्राम। तो यहाँ पर ए जो है, ठीक है, जो ए है वो है जर्मपोर और बी जो है वो इंटाइन इनर वॉल ऑफ दी पॉलन ग्रेन और वहीं सी है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22, इंटाइन इज अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ। मतलब जो इंटाइन है वो एक थिन लेयर है और एक कंटिन्यूअस लेयर से बनी होती है। अब आपको नीचे ऑप्शन देख करके बताना है कि कौन कौन से केमिकल इंटाइन को बनाने में हेल्प करते हैं। पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज, दूसरा ऑप्शन है लिग्निन, तीसरा ऑप्शन है पैकेटिन और चौथा ऑप्शन है ए एंड सी बोथ। तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन की इंटाइन यानी कि इनर वॉल जो होती है वो किससे किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से भी बनी होती है, पैकेटिन से भी बनी होती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी बोथ। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 23, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। दूसरा है वेजिटेटिव सेल हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। तीसरा है वेजिटेटिव सेल हैज लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। और डी ऑप्शन है वेजिटेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द जनरेटिव सेल। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, ये वाली बात करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है वेजिटेटिव सेल हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, ये भी करेक्ट है। तीसरा है वेजिटेटिव सेल हैज लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी वेजिटेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल। यहाँ पर देखिए वेजिटेटिव सेल जब बड़ी है तो जनरेटिव सेल छोटी होगी। अब जनरेटिव सेल छोटी होगी तो उसमें वेजिटेटिव सेल फ्लोट कैसे करेगी? ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा, आपको इनकरेक्ट ढूंढना था। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 24, इन ओवर -% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर सेड एट टू सेल्ड स्टेज। मतलब टोटल एंजियोस्पर्म में से कितने परसेंट एंजियोस्पर्म के पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 60%। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मतलब जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं उनके पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में पाए जाते हैं और बाकी के जो बचे हुए 40% हैं उनमें जो पॉलन ग्रेन मिलते हैं वो 3 सेल्ड स्टेज में मिलते हैं। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पार्थेनियम। पार्थेनियम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। पहला है पार्थेनियम केम टू इंडिया अलोंग विथ मैसिव व्हीट इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस। दूसरा है पॉलन ऑफ पार्थेनियम कॉजेस एलर्जी। तीसरा है पार्थेनियम इज अ वीड प्लांट। चौथा है ऑल ऑफ दीज।
तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है जो पार्थेनियम होता है वो अमेरिका से लाया गया था, गेहूं के साथ आया था। वहीं जो पॉलन ऑफ पार्थेनियम होते हैं वो एलर्जी का कॉज भी करते हैं, और पार्थेनियम जो है एक वीड प्लांट है। तो यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, वेएबिलिटी। ठीक है, वेएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ राइस एंड व्हीट इज अबाउट। मतलब जो पॉलन ग्रेन राइस और व्हीट के होते हैं उनकी मतलब उनका लाइफ टाइम कितना होता है। तो ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 30 मिनट, ऑप्शन सी 1 मंथ एंड ऑप्शन डी 20 डेज। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 मिनट। मतलब व्हीट और राइस के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी लाइफ होती है 30 मिनट्स की। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम वी यूज डैश। मतलब पॉलन ग्रेन को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। पहला ऑप्शन लिक्विड नाइट्रोजन सॉरी हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन बोरिक एसिड, तीसरा लिक्विड नाइट्रोजन, चौथा लिक्विड CO2। आप लोगों को सबको पता है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और इसी का यूज़ करते हैं हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए। और इसी लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ हम जो मेल एनिमल होते हैं उनका जो स्पर्म होता है उसको स्टोर करने में भी करते हैं। Question number 29, in which family of the plant pollen grains maintain viability for months। मतलब यहाँ पर कुछ फैमिलीज आपको ऑप्शन में दी हुई हैं और आपको बताना है कि इनमें से किस फैमिली के जो पॉलन ग्रेन हैं उनका जो लाइफ टाइम है या लाइफ स्पैन है वो लगभग लगभग कुछ महीनों का होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रोजेसी, दूसरा ऑप्शन है लेग्यूमिनेसी, तीसरा ऑप्शन है सोलेनेसी और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो जो रोजेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है और सोलेनेसी फैमिली है, तो इनके कुछ मेंबर्स, ठीक है सारे नहीं, कुछ मेंबर्स के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी वेएबिलिटी कुछ महीनों की होती है। ठीक है बेटा, आपके जो आंसर हैं वो और भी हो सकते हैं, है ना, पर आपको क्या याद रखना है, जो आपकी NCERT बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं वही याद रखना है। और इन तीनों एग्जाम्पल को दिया गया है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। आप लोगों को NCERT के एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिनकार्पस फ्लावर। पहला ऑप्शन गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल, दूसरा गाइनोसियम कंसिस्ट मोर देन वन पिस्टल, ऑप्शन सी पिस्टल फ्यूज टुगेदर, ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। यहाँ आपसे पूछा गया है सिनकार्पस फ्लावर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो जो सिनकार्पस गाइनोसियम होता है उसका मतलब होता है पिस्टल होंगे ढेर सारे और कैसे होंगे, आपस में फ्यूज होंगे, इसी को हम बोलते हैं सिनकार्पस फ्लावर। पहला ऑप्शन क्या है, गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल। नहीं, ये वाली बात गलत है। क्यों? क्योंकि अभी बताया आपको कि मोर देन वन पिस्टल होगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन है गाइनोसियम कंसिस्ट मोर देन वन पिस्टल, तो ये वाला करेक्ट है। फिर है पिस्टल फ्यूज टुगेदर। हाँ भाई, मल्टीपल होते हैं पिस्टल और आपस में फ्यूज होते हैं, तभी तो हम उसे सिनकार्पस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31, डैश सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। तो बच्चों आप सभी ये बात जानते हैं कि जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है पिस्टल का वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, जो ऐसा दिखाई देता है ना। तो ये वाला हिस्सा जो होता है वो स्टिग्मा होता है और पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मैनी प्लांट्स हैव सिंगल ओव्यूल इन देयर ओवरी इन द गिवन लिस्ट। देखिए बच्चों, आपको नीचे एक लिस्ट दी हुई है जिसमें से आपको ढूंढ कर बताना है कि सिंगल ओव्यूल किस किस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, किस किस फ्रूट की ओवरी में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। यहाँ आपको हम एक कॉमन सेंस की बात बताते हैं, जिस भी फ्रूट में एक सिंगल सीड निकलता है उसका मतलब उसमें एक ही ओव्यूल था।
ठीक है। और यदि किसी फ्रूट में ढेर सारे सीड मिलेंगे आपको देखने, उसका मतलब उसमें ढेर सारे ओव्यूल थे। इस लिस्ट में हम देखते हैं कि जो वीट होता है और पैडी होती है और मैंगो होता है, इनमें सिंगल ओव्यूल मिलता है। वहीं वाटरमेलन में, पपाया में और ऑर्किड्स में बहुत सारे सीड्स देखने मिलते हैं। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, पहला वीट, दूसरा पैडी, तीसरा मैंगो। बाकी सब जो हैं उसमें मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है, उसी से आपके बड़े कंसेप्ट और बड़े क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन है गिवन डायग्राम इज शोइंग। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखा रहा है वो क्या शो कर रहा है? पहला ऑप्शन मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोसियम ऑफ हिबिस्कस, दूसरा है मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पेपेवर, तीसरा है मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोसियम ऑफ माइसीलिया और चौथा है नन ऑफ दीज। तो बच्चों ये जो डायग्राम है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का है और ये है डायग्राम आपके माइसीलिया के गाइनोसियम का। और माइसीलिया का जो गाइनोसियम होता है वो मल्टी कार्पलरी होता है। देख रहे हैं ना आप, ये ढेर सारे जो कार्पल्स हैं या पिस्टल्स हैं ये दिखाई दे रहे हैं। और कैसा होता है? एपोकार्पस। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जुड़े वाले को हम सिनकार्पस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो ध्यान से आप लोग एक एक डायग्राम को अच्छे से अपनी कॉपी में बनाते रहेंगे और उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, अदर नेम ऑफ लोक्यूल इज। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ओवेरियन कैविटी, दूसरा स्टिग्मा, तीसरा प्लेसेंटा और चौथा स्टाइल। तो करेक्ट आंसर है आपका ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी का ही दूसरा नाम है लोक्यूल। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन तो सबको बन गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा बाय। यहाँ देखिए बच्चों, आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम की आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया जा रहा है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ओव्यूल होता है वो प्लासेंटा से किस पार्ट से अटैच होता है। ऑप्शन में यहाँ पर देखो पी, क्यू, आर, एस, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये जो पूरा ओव्यूल होता है वो फ्यूनिकल वाले पार्ट से, ठीक है, फ्यूनिकल वाला ये वाला जो पार्ट है इससे अटैच होता है आगे इधर प्लेसेंटा में। तो करेक्ट आंसर है आपका पी। पी है आपका फ्यूनिकल और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों, इसके अलावा यदि बाकी के जो क्यू, आर, एस दिए हुए हैं इनकी भी नेमिंग आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक बार फिर से बोल रहे हैं आप लोगों को, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए फिर से उसी डायग्राम पर क्वेश्चन है, सेल ऑफ द ब्लैंक हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। फिर से वही डायग्राम है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है ना। क्या पूछा जा रहा है कि जो पी, क्यू, आर, एस दिए हुए हैं इनमें से रिजर्व फूड मटेरियल किसकी सेल में प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका आर है, आर क्या है? आर है आपका न्यूसेलस। और न्यूसेलस की ही सेल में क्या होता है? जो फूड होता है वो रिजर्व होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज। पहला ऑप्शन है एम्ब्रियो सैक, दूसरा है चलाजा, तीसरा है फ्यूनिकल और चौथा है माइक्रोपाइल। तो जो ओव्यूल होता है उसका बेसल पार्ट क्या कहलाता है? चलाजा कहलाता है, या जिसे हम चलाजल एंड भी कहते हैं। ये भी ओव्यूल का ही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, फीमेल गैमिटोफाइट इज। फीमेल गैमिटोफाइट को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए एम्ब्रियोसैक, ऑप्शन बी चलाजा, ऑप्शन सी फ्यूनिकल, ऑप्शन डी माइक्रोपाइल। तो क्या कहा जाता है फीमेल गैमिटोफाइट को? एम्ब्रियोसैक कहा जाता है। बच्चों यहाँ नीचे आपको एक पिस्टल का डायग्राम, सुंदर सा पिस्टल दिखाया जा रहा है, या जिसको हम जेनाइटिलिया भी बोलते हैं, और आपको पहचानना है कि ये किसका पिस्टल है। तो ऑप्शन ए माइसीलिया, ऑप्शन बी हिबिस्कस, ऑप्शन सी पेपेवर, ऑप्शन डी रोज।
बच्चों पहला ऑप्शन है आपका माइसीलिया। माइसीलिया का जो पिस्टल था वो आपने क्वेश्चन नंबर 33 में देखा है, वो अलग दिखाई देता है, ये अलग दिखाई दे रहा है, तो माइसीलिया तो नहीं हो सकता। उसके बाद हिबिस्कस जो होता है यानी कि गुड़हल, उसका जो पिस्टल होता है वो सिंपल थ्रेड के जैसा होता है, तो ये भी नहीं है। इसके बाद है पेपेवर। पेपेवर को याद रखना है, ये पेपेवर का ही पिस्टल है, ठीक है, जो इस तरीके से यानी कि आप बोल सकते हैं कैप्सूल शेप का दिखाई देता है। रोज का भी आप देख सकते हैं डेली लाइफ में। तो यहाँ पर माइसीलिया, हिबिस्कस और पेपेवर, इन तीनों के डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, तो आपको तीनों याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, देखिए फिर से वही डायग्राम आ गया और क्वेश्चन बदल गया। विच पार्ट डेवलप्स इनटू सीड कोट। ओव्यूल का ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है, इसमें PQRS 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा पार्ट सीड कोट बनाता है डेवलप होकर के। तो यहाँ पर जो R और Q, ठीक है, Q जो है वो है आउटर इंटीग्यूमेंट, R है इनर इंटीग्यूमेंट, तो ये दोनों मिलकर के ही सीड कोट बनाते हैं, ठीक है। सीड के ऊपर का जो छिलका होता है वो यही दोनों बनाते हैं, इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जिसमें Q दिया हुआ है वो भी करेक्ट है और जिसमें R दिया हुआ है वो भी करेक्ट है। ये क्वेश्चन में थोड़े से ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका Q वाला भी करेक्ट है और ऑप्शन जिसमें R दिया है वो भी करेक्ट है, तो C और B दोनों करेक्ट हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी एक दो क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो कि थोड़े से मिसप्रिंट वगैरह होते हैं, है ना, फाइनल एग्ज़ाम में भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर रहिए। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40 के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर का आपका सेकंड क्विज है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद थर्ड पार्ट में भी हम आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।